अंतरा किस्मीय, अंतरा स्पीशीज, अंतरावशीय, वंशीय, पादप प्रजनन, संकर बीज, इन सबों को जब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे उसके बाद जानेंगे फसल का उत्पादन किस प्रकार बढ़ेगा। अंतरा किस्मीय अलग अलग किस्म का, अंतरा स्पीशीज अलग अलग प्रजाति का, अंतरवंशीय अलग अलग वंश का, पादप प्रजनन अच्छी प्रकार से होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। संकरण बीज, जब बीज ही हम अच्छे बीज का उपयोग करेंगे तो ऐसे ही फसल का उत्पादन अधिक होगा। फसल के समुन्नत किस्मों के गुण और उनमें लाभ। फसल के समुन्नत किस्मों के निम्नलिखित गुण हैं। पहला हो गया उच्च उपज। समुन्नत किस्मों से पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्में या समुन्नत प्रजाति, हाइब्रिड, वैरिड, वीवाई कहते हैं। दूसरा है पूर्व परिपक्वता। पूर्व परिपक्वता का मतलब निश्चित टाइम से कुछ पहले। संकर किस्में अपेक्षाकृत कम समय में तथा एक साथ पककर तैयार हो जाते हैं, इससे खेत जल्दी खाली हो जाता है और किसान उसमें दूसरी फसल लगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरा है खाद का बेहतर असर। रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव समुन्नत किस्मों पर अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इनमें पैदावार भी बहुत अच्छी मिलती है। वांछित गुणों की उपलब्धता। क्योंकि संकरण के दौरान अच्छे गुणों वाले पौधे का चयन किया जाता है, अतः समुन्नत किस्मों में वांछित गुणों का सम्मिश्रण रहता है, जैसे रोगाणु प्रतिरोधी क्षमता, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता आदि। यहाँ कह रहा समुन्नत किस्मों में वांछित गुणों का सम्मिश्रण होता है, जैसे रोगाणु का प्रतिरोधी क्षमता अधिक होना, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता अधिक होना, तिलहन में तेल की गुणवत्ता अधिक होना, ये सभी इसकी किस्में। बौनी प्रजातियाँ। समुन्नत किस्में प्रायः बौनी होती है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती हैं। फलता मौसम की प्रतिकूल स्थितियों जैसे तेज हवा के झोंके, तेज बारिश आदि का सामना करने में ये अधिक सक्षम होते हैं। इसके अलावा बौने पौधे कम पोषक का उपयोग भी करते हैं। विस्तृत अनुकूलता। समुन्नत किस्में भिन्न भिन्न वातावरण के अनुकूल होती हैं और आसानी से अपने को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल देती है, यानी अलग अलग परिस्थिति में पौधा अपने आप को ढाल देती है। समुन्नत किस्मों के दोष और उनसे हानियाँ। जहाँ समुन्नत किस्मों के अनेक लाभ हैं वहाँ उनसे कुछ हानियाँ भी हैं। पहला है उच्च कृषि निवेश। समुन्नत किस्मों के इस्तेमाल से फसल तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक कृषि निवेशों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इन किस्मों को अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई और अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जरूरत से ज़्यादा। कम चारे की प्राप्ति। समुन्नत किस्मों से देसी किस्मों की अपेक्षा कम चारा उपलब्ध होता है, क्योंकि ये छोटे आकार के होते हैं। छोटा पौधा होगा, चारा भी कम होगा। खरपतवार नियंत्रण। इसमें खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी थी जो हानियाँ थी। किसकी हानियाँ थी? समुन्नत कृषि की हानि। छोटा पौधा होना, छोटा यानी कम फसल लगना, चारा भी कम होगा, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े उसको जल्दी से खत्म भी यानी नष्ट भी कर देंगे। खरपतवार क्या है? तो फसलों में जो अवांछनीय पदार्थ उग आते हैं, जो हानिकारक पौधे या छोटे छोटे अवांछनीय पौधे जो उग आते हैं उसे हम बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम जानेंगे। इनमें खरपतवार नियंत्रण का अधिक आवश्यकता पड़ता है। किसमें? फसलों में। फसल उत्पादन क्या है? तो फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र में अधिक उपज के लिए जिस माध्यम का हम उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है फसल उत्पादन। और कम क्षेत्र में अधिक से अधिक हम फसल का उत्पादन कर लें, यही हमारा सबसे मेन होता है फसल उत्पादन का फायदा। अब ये पोषक प्रबंधन क्या है? जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे की वृद्धि एवं विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में पोषकों की जरूरत होती है। पौधे के लिए कुल 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं, जिसमें 13 पोषक तत्वों में से 6 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनमें आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है। यानी 13 कुल आवश्यक 16 में मुख्य रूप से 13 में 6 जो होता है वो अति आवश्यक होता है। ऐसे पादप पोषकों को
बृहद पोषक या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कुछ पादप पोषक ऐसे भी हैं जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में होती है, ये सूक्ष्म पोषक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाता है, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, बोरोन, ये सब कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पादप पोषक क्या क्या है? यहाँ स्रोत है, यहाँ पोषक है। स्रोत के रूप में हवा है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, पानी है हाइड्रोजन के रूप में, मृदा में बृहद पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी बृहद पोषक है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। ज़्यादा मात्रा में क्या क्या रहना चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन रहना चाहिए, फास्फोरस रहना चाहिए, पोटेशियम रहना चाहिए, कैल्शियम रहना चाहिए, मैग्नीशियम रहना चाहिए, सल्फर रहना चाहिए। ये सभी अति आवश्यक होते हैं, ये सभी अति आवश्यक होते हैं, इसे कहते हैं बृहद पोषक। उसके बाद है सूक्ष्म पोषक, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब कम से कम मात्रा में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आवश्यक पोषक तत्व के रूप में। खाद किसे कहते हैं? खाद, खाद तो घर में अवशिष्ट पदार्थों और जानवरों के मलमूत्र से जिस पदार्थ को हम ऑब्जर्व करके निर्माण करते हैं वह खाद कहलाता है। खाद जो होता है वो गाँव में तैयार किया जाता है जानवरों के मलमूत्र से। जबकि उर्वरक क्या है? उर्वरक वह पदार्थ है जो खाद के ही तरह होता है, परंतु ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। जबकि खाद जो होता है वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है और जो उर्वरक होता है वो मिट्टी की लंबाई को बढ़ाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ हो गया खाद और उर्वरक में अंतर है। खाद मिट्टी की क्षमता बढ़ाता है, उर्वरक मिट्टी की मतलब पौधे की लंबाई बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है खाद और पौधे की लंबाई बढ़ाता है उर्वरक। उर्वरक को प्रयोगशाला में या हम बोल सकते हैं कंपनी में बनाया जाता है, जबकि खाद का प्रयोग हम अन्य जगहों पर भी कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। गोबर डाल देना खेत में, ये भी खाद का निर्माण है। खाद एवं उर्वरक, मृदा में विभिन्न पोषकों का निरंतर पुनः पूरण आवश्यक है। इसके लिए खाद और उर्वरकों का अनुप्रयोग किया जाता है। उर्वरक अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उर्वरक और संश्लेषित या रासायनिक उर्वरक। प्राकृतिक उर्वरक या खाद क्या कहलाता है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण जंतु अपशिष्ट जैसे गोबर, मलमूत्र आदि पादप अपशिष्टों के सूक्ष्मजीव, जीवाणु एवं कवकों द्वारा अपघटन के फलस्वरूप होता है, जो मृदा में आवश्यक पोषक तत्व एवं ह्यूमस कार्बन पदार्थ प्रदान कर भूमि की उर्वरक को बनाए रखते हैं। भूमि की उर्वरक को कौन बनाए रखता है? खाद। खाद के प्रकार, खाद अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें पहला जानेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद क्या है? इसे घास, भूसा, मल, जल, सब्जी का कूड़ा, जानवरों का कचरा, खरपतवार आदि से तैयार किया जाता है। इसमें वायु जीवी एवं अवायवीय सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ को अपघटित किया जाता है, सलाया गलाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये VVI होता है सबसे इम्पोर्टेंट। वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट को केंचुओं की मदद से तैयार किया जाता है, तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें केंचुआ द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों को शीघ्र निष्क्रियकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी केंचुआ डालकर हम खाद बनाते हैं। हरी खाद, इसमें वांछित फसल उगाने के पहले कुछ हरे पौधे जैसे मूंग, ज्वार, पटसन आदि के खेतों में बोया जाता है और इनके जब फल होते हैं तो कुछ फल को तोड़ लिया जाता है और जो टूट नहीं पाते हैं और बरसात के कारण नष्ट होने के कगार पर होते हैं तो उसकी लत सहित उसको खेत में मतलब कि जोत दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, उसको हम हरी खाद कहते हैं। अब रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक है, जिनमें
पादपों की स्वास्थ्य वृद्धि और विकास हेतु आवश्यक पोषक जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। रासायनिक उर्वरक पोषक विशेष होते हैं। अब यहाँ से हम जानेंगे, इसको बोलते हैं एनकेपी या पीएनके। ये जो होता है इसका उपयोग होता है सबसे अधिक, जो हम अलग अलग खाद का प्रयोग करते हैं उसमें आता है एनकेपी। इस खाद का उपयोग करते हैं ताकि पौधे लंबाई में वृद्धि करे और उत्पादन भी इसका बढ़े। उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। फसलों में उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि उर्वरक कम जाएगा तो पौधे की वृद्धि अच्छे प्रकार से नहीं होगी, अगर ज़्यादा हो गया तो पौधे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए समझदारी के साथ हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। एक रेशियो होता है, उस रेशियो में हमको उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक खेती क्या है? कार्बनिक खेती, तो कार्बनिक खेती बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कार्बनिक खेती में हम किसी भी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। खाद का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं कार्बनिक खेती। तो कार्बनिक खेती में जो होता है सड़े गले वस्तुओं और साथ में जो जानवर के मल मूत्र होता है उससे जो तैयार किया जाता है खाद, उसके माध्यम से हम फसल का जो उत्पादन करते हैं वही कहलाता है कार्बनिक खेती। अब यहाँ जानेंगे सिंचाई। सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों के से समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ताकि फसल सूख ना पाए और पैदावार भरपूर हो। इसके लिए एक पीरियड भी आता है, 21 दिन पर हम फसलों को पानी देते हैं। हाल बनाने के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं ताकि हाल बना रहे, मेरी मिट्टी हल्की रहे। उसके बाद 21 दिन के बाद हम फसल को पानी देते हैं, क्योंकि 21 दिन के बाद उसको पानी की अति आवश्यकता होती है। पुनः दूसरा पानी दिया जाता है। जितना हम पानी का प्रयोग करते हैं तब तक की फसल अच्छा से अपना फल प्रदान ना करे, तब तक हम उसको समय समय पर पानी देते रहते हैं। देखते रहते हैं मिट्टी अब सूख चुका है, पानी की आवश्यकता है, तो वो पानी देना ही कहलाता है, फसलों में पानी देना कहलाता है सिंचाई। अलग अलग स्रोत से हम उपयोग करते हैं। अच्छी फसल और भरपूर पैदावार की उचित और समाशयिक सिंचाई परम आवश्यक है। भारत में उपलब्ध सिंचाई संसाधन क्या है? कुआं और नलकूप। सबसे ज़्यादा था कुआं नलकूप, अब हो गया है जिसको हम बोरिंग कहते हैं, नल। नहर जल। तो नहर जल क्या है? तो जो अलग अलग नदियों में पानी जो बहाव होता है उसे ही हम बोलते हैं नहर जल। बरसात के दिनों में पानी इकट्ठी होकर नदियों में प्रवाहित होता है, इसे ही हम बोलते हैं नहर जल। नदी जल उठाव प्रणाली। नदी के जल का उपयोग नदी के पानी का उपयोग जब अलग अलग विधियों द्वारा, अलग अलग यंत्रों द्वारा हम अपने खेत की सिंचाई के लिए करते हैं तो उसे नदी उठाव प्रणाली कहते हैं। तालाब क्या है? तालाब का काम क्या था और तालाब क्यों उपयोगी था? तो आज से बहुत दिन पहले, यानी कि लगभग पुराने समय में ही गांव में जो वर्षा होती थी उसका पानी कहीं इकट्ठा हो, कहीं मवेशी की आवश्यकताएं होती थी, कहीं आगजनी जैसी घटनाएं होती थी, इन सबों के लिए तालाब बनाया जाता था ताकि अधिक मात्रा में पानी उपस्थित हो और हम पानी की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें। इसके लिए गांव में क्या बनाया जाता था? तालाब बनाया जाता था, लंबे और बड़े आकार के। तो ये था जिसमें वर्षा का जल का संग्रह होता था, सभी गांव की लगभग घरों से उसमें पानी आके गिरता था। फसल पैटर्न क्या है? तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग फसलों को लगाना, उसका उत्पादन करना फसल पैटर्न कहलाता है। मिश्रित फसल उत्पादन क्या है? एक साथ अनेक प्रकार के फसलों को उगाना कहलाता है मिश्रित फसल उत्पादन। जैसे तीसी यानी अलसी के साथ मसूर और रई, सरसों आदि का उत्पादन करना, आलू के साथ मूली या मकई के फसल का उत्पादन करना, ये सभी जो कहलाते हैं वो मिश्रित फसल उत्पादन कहलाता है।
अगला है अंतरा फसल उत्पादन। एक ही फसल, एक ही खेत में, एक ही मिट्टी में अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन करना, दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना अंतरा फसल उत्पादन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, आलू है, आलू के जो बीज, आलू की बुआई जब करते हैं तो इस तरह से बनता है। इसका जो बीच वाला भाग होता है इसमें मकई को दे दिया जाता है। एक समय आता है जब आलू को निकाल लिया जाता है और इसके बगल में जो मकई रहता है उस मकई का उत्पादन किया जाता है, यानी कि उसका उपयोग किया जाता है। धान में भी उसी प्रकार करते हैं, धान लगा हुआ रहता है, उसमें हम बिछड़ा को छींट देते हैं। कुछ दिन के बाद धान को पौधा जब पक जाता है तो उसको हम काट के हटा लेते हैं और उसमें जो फसल है वो अपनी उत्पादकता बढ़ा लेती है। तो ये कहलाता है अंतरा फसल उत्पादन, यानी एक ही खेत में अलग अलग समय में उगने वाले पौधे को हम बोलते हैं अंतरा फसल। अंतर फसल उत्पादन। अंतर फसल उत्पादन में क्या होता है, एक खेत में दो अलग अलग फसलों को एक ही ऋतु में लगाई जाती है, बशर्ते उसकी होती है जो उत्पादन, जो अंतिम परिपक्व होने का जो समय होता है दोनों अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। करा इस प्रकार की कृषि पद्धति में दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। अंतरा फसल उत्पादन मिश्रित फसल उत्पादन का ही एक बदला रूप है। जैसे आलू के साथ हम लगाते हैं, आलू के साथ मकई लगा देते हैं, या आलू के साथ मूली लगाना, या आलू में, आलू के जो खेत होता है उसमें हम साग का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि उसको उगा लेते हैं। तो ये सब हो गया अंतरा फसल। फसल चक्रण क्या है, एक ही भूखंड पर बदल बदल कर फसलें उगाने की प्रणाली को फसल चक्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति काफी हद तक हो जाती है। इसका मुख्य कारण है दलहन पौधों में जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की गांठों का होना। बीच बीच में ये जरूरी है कि दलहनी पौधे लगाया जाए ताकि जमीन में जो, यानी मिट्टी में जो पोषक तत्व की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, वो दलहनी पौधों के गांठ में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु द्वारा पूर्ण हो। इसके लिए बीच बीच में दलहनी पौधों को लगाना बहुत ही जरूरी होता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, फसल सुरक्षा प्रबंधन, यानी सुरक्षा की दृष्टि से उसको हमको है करना है। समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट्रस कहते हैं। अतः फसल पौधों के विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। फसल सुरक्षा कहते हैं, पीड़क उड़क से बचाया जाता है इसमें। खरपतवार नियंत्रण क्या है, वैसे अवांछित पौधे जो उगाए जाने वाले पौधों के साथ स्वतः उग जाते हैं तो उन्हें खरपतवार या वीड्स कहते हैं। खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई या बीडिंग कहते हैं। निराई या बीडिंग। खरपतवार क्या है, नियंत्रण के सामान्य तरीके। खरपतवार नियंत्रण के सामान्य तरीके क्या है, उखाड़ कर फेंक देना। खरपतवार नियंत्रण मुख्यतः निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। पहला, यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण। खुरपी की सहायता से खरपतवारों को हटाया जाता है। और अरहर, मक्का आदि फसलों में पौड़ी बीट्स नामक यंत्र द्वारा खेतों में खरपतवार हटाए जाते हैं। ये हो गया। पांचा और फावड़ा, इसके द्वारा कोड़ा जाता है और कोड़ने में जो अवांछनीय पौधे रहते हैं उसको कोड़ कर, यानी कि हटा दिया जाता है काट कर, फिर वो दोबारा उगते नहीं है। मकई में ऐसा होता है। कृषि क्रियाओं द्वारा खरपतवार नियंत्रण। कृषि क्रियाओं जैसे अंतरा फसल उत्पादन या सह-फसली खेत फसल चक्रण आदि द्वारा खरपतवार वृद्धि पर काबू पाया जा सकता है। तो हम अन्य क्रियाओं के द्वारा भी खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे अंतरा फसल लगाकर जब आलू को हटाएंगे तो उस बहाने से जो खरपतवार होंगे वो हट जाएंगे और मकई उसमें उग जाएगा। रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों का विनाश करने वाले रसायनों को खरपतवार विनाशी या वीडसाइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम रसायन का प्रयोग डीडीटी वगैरह वगैरह का प्रयोग कर हम फसल में जो होने वाले खरपतवार हैं उसका नियंत्रण हम कर लेते हैं, यानी दवाई के द्वारा। फसल रोग क्या है, फसलों में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव, वायरस, कवक, जीवाणु आदि मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं माध्यमों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में प्रवेश कर उसका नुकसान करते हैं।
उदाहरण के तौर पर धान की फसलों में साधारणतः परागश्वांश या ब्लास्ट नामक रोग लग जाता है। तो ये सभी जो हैं ये है फसल रोग के उदाहरण। फसल रोग में हमेशा फसल की हानि होती है और इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं वो जीवाणु हमेशा फसलों को नष्ट करने का कार्य करते हैं और इनसे सुरक्षा प्रदान करना हमारी मुख्य भूमिका होती है। फसलों के रोगों से सुरक्षा के उपाय क्या क्या हम अपना कर फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पहला है पीड़कनाशी यानी दवा का छिड़काव करके। तो देखते हैं सरसों या दलहनी पौधे में जितना होते हैं उन सबों में क्या किया जाता है, तो बीच बीच में छिड़काव किया जाता है ताकि जो पीड़कनाशी होते हैं, जो कीटाणु होते हैं उनको हानि ना पहुंचाए। जो कीट पतंग होते हैं उनको हानि मतलब कीट पतंग जो फसल को हानि ना पहुंचाए, इसके लिए हम उस पर छिड़काव करते हैं। वो छिड़काव ही कहलाता है पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड्स उसी का इंग्लिश होता है। कवकनाशी और कीटनाशी, इसके लिए हम अलग अलग दवा का छिड़काव करते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज़ों द्वारा बड़े भूभागों पर जब छिड़काव किया जाता है तो हवाई जहाज़ों द्वारा प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा छिड़काव की क्रियाएं पूर्ण होती हैं। पीड़कनाशियों से होने वाली हानियाँ क्या हैं, तो इनसे जीव जंतुओं की मृत्यु होती है, साथ ही साथ व्यक्ति के जब त्वचा पर पड़ता है तो वहाँ जलन उत्पन्न करता है। तो ये हो गया पीड़कनाशियों से होने वाली हानियाँ। अनाज का भंडारण हम कैसे करेंगे। जब पीड़कनाशी को नष्ट कर दिए तो अनाज कुछ समय के बाद पकेगा, उसकी कटाई होगी, दौनी होगा, दौनी के बाद हम उसको कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसके लिए सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। यानी फसलों को एक नमी वाले जगहों पर सुखाया जाता है। सुखाने के फलस्वरूप उसको अलग अलग बोरा में, अलग अलग कोठी में या गोदाम में या FCI जैसे गोदामों में स्थापित किया जाता है। सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है, यानी FCI गोदामों में भेज दिया जाता है और FCI गोदाम उसको सुरक्षा प्रदान कर अच्छे तरीके से रखता है। अजैव घटक, जैव घटक में आते हैं सजीव, अजैव घटक में आते हैं निर्जीव। अजैव घटक में भंडारण के माध्यम से खाद्यान्नों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख जैविक कारक निम्नलिखित हैं। जो प्रभावित करते हैं भंडारण को, यानी अनाज को भंडार करके रखते हैं तो उसको प्रभावित करता है। कौन कौन प्रभावित करता है। पहला नमी, अधिक नमी होने से बीज ऐसे ही दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। दूसरा है तापमान, कम तापमान नहीं रहना चाहिए। हाईएस्ट तापमान में बीजों को सुखाया जाता है ताकि बीज में नमी जल्दी ना पकड़े। जैविक कारक भी हैं, जैविक कारक भी हमारे परिवेश में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, अनाजों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे हो गया दाल बिरिंग, ये दाल में लगा होता है। ये हो गया मकड़ी, मकड़ी लगा होता है। और ये हो गया धान धुन, ये धान में लगे होते हैं। और ये सभी मिलकर जो हमारे पास अनाज होते हैं उनको नष्ट होने की, हानि पहुंचाने में ये सभी भूमिका निभाते हैं और कुछ समय के बाद